घमंड तो मेरे भाई महाभारत में अर्जुन का नहीं चला तो बाकियों का क्या भी है ना। जब कुछ चीज़ें आपके अंदर नॉलेज आए, थोड़ा सा अगर नॉलेज आए तो वहाँ उछलना मत शुरू करिए, कूदना मत शुरू करिए, अपने आप को दिखाना मत शुरू करिए। यूँ समझ लीजिए कि अभी सीखने की बहुत ज़्यादा उम्र है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो आप कुछ भी नहीं है। तो आज का मैं एक छोटा सा व्याख्या आपको बताता हूँ। एक बच्चा हमारे ऑफलाइन में आया और वो डेली डाउट पूछता है, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे थे। लक्षण इसी वजह से सही नहीं लग रहे थे क्योंकि इंसान जब थोड़ी सी तैयारी करना शुरू नहीं करता है ना, उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, ठीक है। और एटीट्यूड, ईगो और घमंड आ जाता है ना, फिर वहाँ पर इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है मेरे भाई। उस बच्चे के अंदर 4 सवाल करने के बाद इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाकी बच्चों को यूँ समझना शुरू करेगा, अरे तुम कुछ नहीं हो हमारे आगे, हम ही स्टार आदमी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा मेरे भाई, चाहे वो सिर्फ उस बच्चे का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि वो आप रिलेट कर पाओगे उस बात को लेकर। ऐसे तो कई सारे लोग अभी घमंड में चकना मतलब ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, ईगो एटीट्यूड भर भर के सर चढ़ के बोल रहा है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि घमंड तो मेरे भाई महाभारत में अर्जुन का नहीं चला तो बाकियों का क्या चलेगा। अर्जुन जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा धनुष की कला किसी को नहीं थी मेरे भाई। एकलव्य को भी थी, कर्ण को भी थी, बहुत लोगों को थी, लेकिन जो इतिहास में माना जाता है वो ही मैं कह रहा हूँ। उनका घमंड टूट गया। याद है एक बार महाभारत की एक छोटी सी व्याख्या मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब युद्ध हो रहा था ना अर्जुन और कर्ण के बीच में मेरे भाई, तो एक तीर आपका अर्जुन चलाते थे कर्ण के रथ के ऊपर और एक तीर जो है वो कर्ण चलाते थे आपको अर्जुन के रथ के ऊपर, ठीक है। जब अर्जुन तीर चलाते थे ना तो कर्ण का जो रथ है वो थोड़ा दूर जाता था और जब कर्ण भी आपका जो है तीर मारते थे अर्जुन के रथ के ऊपर तो वो भी काफ़ी पीछे घसक के जाता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो हमारे वासुदेव थे, जिनको मैं सबसे बड़ा अपना मेंटोर मानता हूँ, लोग पूछते हैं कि सर आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, गुरु कौन है, तो मेरे लिए तो वासुदेव हैं, ठीक है, श्री कृष्ण है मेरे भाई यहाँ पे। तो वहाँ पर कृष्ण जो है वो हर बार तारीफ़ कर रहे हैं और किसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो कर्ण की तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर अर्जुन नाराज़ हो जाते हैं, बोलते वासुदेव क्या कर रहे हैं आप, ये आप हमको डिमोटिवेट किए जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी तीर चला रहा हूँ, उनका भी रथ पीछे जा रहा है, लेकिन मेरा जब रथ पीछे जाता है ना तो आप उनकी तारीफ करते हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा जो है जवाब दिया वासुदेव। उन्होंने कहा कि यार देखो अर्जुन, एक बात ऐसी है यहाँ पे कि आपका जो रथ है ना वो एक साधारण रथ नहीं है, उस रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूँ, ठीक है। इस पूरे सृष्टि के रचयिता यहाँ पर जो है वो विराजमान है। आपके रथ पे जो ध्वज लगी हुई है ना उस पर हनुमान जी विराजमान है। आपके पहियों को जो है ना वो शेषनाग ने घेर रखा है, ठीक है, उस पर शेषनाग ने अपनी पकड़ बना रखी है। फिर भी सोचो कि वो इंसान आपके रथ को इतना पीछे ढकेल दे रहा है और उसका जो रथ है ना वो बहुत मामूली रथ है और आप उसको पीछे ढकेल कर अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हो। वहाँ पर उसी समय उसी क्षण यहाँ पे अर्जुन का घमंड टूटता है, उसको समझ में आता है कि वो गलती कर क्या रहे थे और तब उसके बाद जो है अपने मन से, अपने तन से और ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसके बाद तब जो है वो युद्ध की ओर प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा ना कि अर्जुन का भी घमंड महाभारत में नहीं रहा तो किसी और का क्या ही रहेगा। तो कभी भी है ना, जब कुछ चीज़ें आपके अंदर नॉलेज आए, थोड़ा सा अगर नॉलेज आए तो वहाँ उछलना मत शुरू करिए, कूदना मत शुरू करिए, अपने आप को दिखाना मत शुरू करिए। यूँ समझ लीजिए कि अभी सीखने की बहुत ज़्यादा उम्र है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो आप कुछ भी नहीं है। ये एसएससी एक बहुत छोटी सी एग्ज़ाम है, अभी तो कई सारे एग्ज़ाम्स हैं यार, यूपीएससी हैं और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे। तो आपने सब कुछ प्राप्त अभी नहीं किया, अभी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है, ठीक है। अगर कोई एक एमएलए बनता है तो चाहत होती है एमपी बनने की, एमपी बनता है तो चाहत होती है सीएम बनने की, सीएम बनता है तो चाहत होती है पीएम बनने की, ठीक है। तो इसलिए चाहत और ये पद जो है वो कभी कम नहीं है और पीएम बनने के बाद भी वो पोजीशन चंद समय तक रहता है, वो सत्ता का नशा कुछ समय तक रहता है। तो इसलिए कभी भी घमंड अपने अंदर मत लेकर आओ, वो इंसान को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। समझो इस बात को यहाँ पे। तो घमंड नहीं रखना है, अपने आप को एकदम बहुत काम रखना है, जीवन में बहुत कंपोज रखना है और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। फिर तो देखो सारी चीज़ें यूं 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 प्राप्त होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक। देखिए क्या होता है कि आप जैसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप बात कर लो, जैसे एसएससी के सभी पेपर्स के बारे में अगर आप बात कर लो, बड़े ध्यान से समझिएगा। एसएससी एग्ज़ाम्स हमारे हो गए, तो एसएससी एग्ज़ाम्स में जो मेन पेपर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जैसे आप यहाँ बोलेंगे कि सर पहला पेपर आपका हो गया सीजीएल का, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया सीएचएसएल का, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर एमटीएस, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ जीडी, ठीक है, फिर हमारा हो गया सीपीओ और फिर उसके बाद हो गया हमारे सिलेक्शन पोस्ट।
इसके अलावा मेरे भाई और भी कौन कौन से पेपर होते हैं, तो एसएससी के और भी काफ़ी सारे पेपर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे इसके अलावा कुछ और पेपर हो गए, जैसे आपका हो गया आईबी का, आईबी एससीआईओ आप भरते हो, डिफेंस में आपका सीडीएस का पेपर हो गया, और भी बधेरे पेपर्स हो गए, रेलवे में आपके एनटीपीसी हो गए, और भी काफ़ी पेपर्स हो गए। अब क्या होता है कि बच्चा अगर मानो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जो बच्चे शहर में हैं या जिनके पास अपने लैपटॉप की सुविधा है और बाकी चीज़ें हैं, तो बड़ी आसानी से वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन एक जो गांव में स्टूडेंट रह रहा है एकदम विलेज एरिया में, जहां पर उसको मोबाइल के रिचार्ज बराबर करने के भी पैसे नहीं है, तो वो बड़ा कम मॉक टेस्ट दे पाता है। वैसे सिचुएशन में उसके लिए मॉक टेस्ट की संख्या बहुत कम हो जाती है, और वो ये सोचता है कि सीधा का सीधा हम यहाँ पर जाएंगे, पेपर में जाकर हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, वहाँ पर मुझे एक अच्छा स्कोर मिलेगा और उसके माध्यम में हम सिलेक्शन ले लेंगे। अब यहीं पर आप लोगों की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, मानता हूँ मैं आपके पास की साधन की आपकी कमी है और भी चीज़ें हैं, ऐसे केस में आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि मैंने ये नहीं कहा कि आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन ही देना है। आप 100-200 रुपये की जो है, अगर कोई मार्केट में अवेलेबल एक अच्छी किताब है जो पूरे के पूरे चारों सेट को मेरे भाई रखे हुए हैं, जिसके अंदर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों का चारों प्री का एक पूरा का पूरा सेट है, तो आप उन किताबों को भी लाकर खुद से मोबाइल में टाइमर लगाकर तब उसके बाद उसके मॉक टेस्ट को दे सकते हो। तो ये मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को इस बात को समझिए, ठीक है। क्लियर है? तो मॉक टेस्ट जो है क्यों देना ज़रूरी है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो रीज़न है यहाँ पे, ठीक है, ये रीज़न बहुत बड़ा है मेरे भाई, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले कि जैसे मानो पेपर के पहले आपके में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होता है, ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, नर्वसनेस होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नर्वसनेस के अलावा, तो पेपर के पहले आप लोगों में जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा हो गया एक पॉइंट आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया स्कोर को लेकर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जैसे नर्वसनेस वाला पॉइंट है, एक्यूरेसी वाला पॉइंट है, स्कोर वाला पॉइंट है, इसके अलावा एक और पॉइंट हो जाता है और वो हो जाता है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो देखिए, जैसे ऐसे समझिए आप, यहाँ पे आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स को पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, आगे चल के आप किसी टॉपिक पे मूव ऑन हुए, आपका परसेंटेज पूरा का पूरा गायब। आपने मान लीजिए कि इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ा, दूसरे टॉपिक पर आप बढ़े, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये जो हम एरर निकाल रहे हैं, ये एरर हमारा कौन से टॉपिक का है, क्या ये इंग्लिश में नाउन का है, प्रोनाउन का है, या कैसे है। इसके अलावा साथ में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 3-3 दिन, 4-4 दिन और बाकी दिनों तक मेरे भाई जो है वो एक ही पार्ट को पढ़ रहे हैं, मैथ्स को ही 10 दिनों तक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को ही 10 दिनों तक पढ़ रहे हैं। ऐसे केस में यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, कि आपके बाकी टॉपिक छूटते चले जाते हैं। अब जब आप बाकी बच्चों के साथ परीक्षा हॉल में बैठे हैं, वहाँ पर उनका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, और आप बस अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि भैया हमारा किसी भी तरीके से बस कट ऑफ पार करवा दो, मेरा कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए। इस बात को मेरे भाई आज के वीडियो में जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक बात ब्रह्मा की लकीर की तरह मेरी सुनना और मेरी मानना, इतना जान लो, ठीक है। आए दिन मैं टॉपर लोगों से मिल रहा हूँ, इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहा हूँ, और मैं खुद भी कई सारे एग्जाम्स को मैं क्लियर करके बैठा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है तीनों पेपर में 50-50-50 लेकर आना, और उस रिकॉर्ड को मैंने सभी पेपर में जो है वो मेंटेन करके रखा है, ठीक है। आप ही कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको तीनों पेपर में 50 से 50 लाना, तो वो एक एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करने के दौरान क्या है, इतना सारा हमारा सब्जेक्ट है, इतना सारा हमारा सिलेबस है, और आए दिन पढ़ते हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अब वो भूले अगर आप नहीं, रिविज़न अगर आप मान लीजिए कि नहीं करेंगे, तो सारा पार्ट आपका खत्म होगा। तो वो रिविज़न करने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो मेरे भाई ये है आपका मॉक टेस्ट है। पहली बात को जानना, क्योंकि जब आप मान लीजिए, मैं एक छोटे से पेपर प्री की ही बात करता हूँ, अगर आप प्री में ही देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर आप कितने सवाल लगाने वाले हैं, तो 1 घंटे के अंदर आप पूरे के पूरे 100 सवाल लगाएंगे, और ये 100 सवाल में 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के होंगे। वो जो 25 मैथ्स का भी होगा वो भी पूरे के पूरे 25 चैप्टर से आ रहा होगा क्वेश्चन आपका। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बेस्ट कोई तरीका हो सकता है कि 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आपने कवर अप कर लिया अपना, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले तो आपका रिवीजन हो जाता है, कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, एक गो थ्रू में आप चले जाते हैं, एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि जिस गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका ये हमारा सिलेबस है, और यहाँ पर मेरा ये पार्ट कंप्लीट है और ये पार्ट अधूरा है। जो कंप्लीट है उसको मैं सही करके आ पाया, और जो मेरा अधूरा रह गया मेरे भाई, यहाँ पर वो सवाल मेरे सारे के सारे क्या हो गए, तो गलत हो गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए मॉक टेस्ट को मैं बेस्ट सोर्स मानता हूँ रिविजन का, और अगर कोई बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है तो उसको डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और अगर किसी की नॉर्मल तैयारी है तो हर 2-3 दिन पे मॉक टेस्ट देना चाहिए। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, मात्र अपने सिलेबस का 30 से 40% कवर करके बैठा है, तो उसको हर सैटरडे या संडे को एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। उससे क्या रहता है कि हम अपडेटेड रहते हैं, हमें चीज़ें पता चलते रहती हैं कि हमने अपने सिलेबस का कितना % कवर किया है और अभी हमें कितना % कवर करना बाकी है। एग्जाम्पल मैं अपनी तैयारी के बारे में बताऊँ तो मैं जीएस को बहुत कम पढ़ता था, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, बस इन 3 सब्जेक्ट पर मेरा फोकस रहता था। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देने जाएंगे ना, और जब वहाँ पर मुझे अपने जीएस का स्कोर 6 नंबर दिखेगा,
दिखेगा, 7 नंबर दिखेगा, तो अंदर से गिल्ट महसूस होता था कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो जीवन में तुम कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अपने रवैये को बदलो और थोड़ा सा जीएस को तुम देना शुरू करो, मतलब समय देना शुरू करो यहाँ पे, उसके ऊपर टाइम फोकस करो ताकि तुम्हारा लेवल बढ़े, तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हम में से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इग्नोर करने की आदत होती चली जाती है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें आपको कांस्टेंट वे में दिख रहा है कि आपके जीएस में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके आ रहे हैं, तो आप कब तक इग्नोर करोगे? एक ना एक समय तो आएगा जब आप यूट्यूब पर जीएस की स्ट्रैटेजी को सर्च करोगे, जब आप टेक्स्ट बुक को सर्च करोगे और फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे। तो वो प्रेशर आपको आपके अंदर से आया, लेकिन कब आया? जब आपने मॉक टेस्ट को दिया। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो नर्वसनेस होती है उसको मॉक टेस्ट खत्म करता है। जब आप पेपर देने जाते हैं, तो मेरे भाई पेपर देने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अथा नर्वसनेस है हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसका प्रेशर हो जाता है, जो अपनी तैयारी है उसका प्रेशर हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं यहाँ पर यार पता नहीं आज पेपर होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इस बार का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो वो प्रेशर में क्या होता है कि आप बहुत लो परफॉर्म करते हो। ऐसे समझ लो यहाँ पे कि आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है, वो कंट्री के लिए नहीं खेल रहा है। तो फ्रेंचाइजी को ही जवाब देना है, कोई दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं है। तो एक अंडररेटेड बैट्समैन, मतलब जैसे मान लो कि जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके चला जाता है। लेकिन वही बात जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच की हो जाती है, तो प्रेशर दोनों तरफ के खिलाड़ियों के ऊपर होता है, और दोनों तरफ में होता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस का बेस्ट लेवल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई नया लड़का शतक मार जाता है और टॉप ऑर्डर का बैट्समैन 0 पर आउट होकर पवेलियन में लौट जाता है। ये सारा खेल प्रेशर का होता है। और ऐसा नहीं कि प्रेशर सिर्फ हमारे ऊपर है, हर फील्ड में हर किसी के ऊपर होता है। आमिर खान की भी स्टेटमेंट सुनना, उन्होंने भी कहा था कि यार जब कोई मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली होती है ना, तो पिछले 1 हफ्ते से मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आ पाती है, पता नहीं मूवी हिट जाएगी, फ्लॉप जाएगी, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते रहता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है मतलब जैकी श्रॉफ की स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। तो ये वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, सेम तरीके से आपके अंदर भी वो प्रेशर है। लेकिन ये प्रेशर खत्म कब होगा? तो ये मॉक टेस्ट से होगा। जब आप यहाँ पर, अब देखो, मैं सीधा का सीधा जाऊँ और जाकर फाइनल मैच खेलूँ, भाई जाहिर सी बात है अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उसके पहले काफ़ी सारे छोटे छोटे मैंने मैचेस खेल रखे हैं, तो उन मैचेस के आधार पर मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। सेम तरीके से जैसे मानो लड़कियां मेहंदी या खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही आप पूरा मास्टर शेफ बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां सुधारते हैं और एक दिन आप बहुत बेस्ट लेवल का खाना बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये है, पेपर है, ये धीरे धीरे करके आपके नर्वसनेस को खत्म करेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, पहली बार तो ऐसा होगा कि आप 2 या 3 ही सेक्शन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस तक खर्चे, इंग्लिश गायब हो गया। फिर पूरे के पूरे 100 सवाल तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आपका अटेम्प्ट 60 से 70 हो जाए, 70 से 80 हो जाए, 80 से 90 हो जाए। तो ये वक्त लगेगा। हो सकता है कि शुरू में मैथ्स में आपने 35 मिनट या 40 मिनट आपने लिया है, वो धीरे धीरे कर करके आपका वो समय कम होता चला जाएगा। इंग्लिश में आज आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो, वोकैब में बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा ले रहे हो समय बनाने में। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे और आपको जब दिखेगा कि यार 1 घंटे में मात्र तुम 60 ही सवाल अटेम्प्ट कर पाए हो, एक पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो तुम्हारा सूखा रह गया, उस केस में आपको यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट के फ़ायदे दिखेंगे। पहला मॉक में हो सकता है 60 अटेम्प्ट हो, दूसरे में कभी भी मैं कहूँगा 60 तो नहीं होगा, 60 से ज़्यादा होगा। वो रीडिंग हैबिट आपकी बन चुकी होगी, माउस चलाना आ चुका होगा, इंटरफेस पर आप बैठ चुके होगे और सवालों को स्किप कर करके आगे बढ़ते चले जाने की हैबिट आ चुकी होगी। वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है मॉक टेस्ट। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो एक आर्ट ऑफ स्किपिंग भी होता है, ठीक है। वो आर्ट ऑफ स्किपिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो सवालों से पंगा मत लीजिए। क्या पता जिस सवालों के साथ आप उलझ रहे हैं वो मेरे भाई सवाल ही गलत हो, लेकिन आप दिल पर लेकर ये बात बैठे हुए हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये सवाल किसी भी हाल में करना है, फिर वैसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखो इस बात का। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर मेरे भाई नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है, बड़ी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अभी जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, बहुत मुश्किल से जो है हर कोई बता पाता है इसे यूट्यूब पे, ठीक है। और सही रणनीति जो है वो बहुत मुश्किल से जो है यूट्यूब पर अवेलेबल मिलती है। तो इसलिए जो सही बात है, देखो क्वेश्चन तो मैं रोज़ कराता हूँ, आए दिन मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के लिए तो अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा 5 मिनट के बाद। बट ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपको वो स्ट्रेटजी है, वो रणनीति है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, एक सही दिशा में अगर आप तैयारी करेंगे ना तो बड़े आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों कोई 19 साल का लड़का पहले अटेम्प्ट में ही CHSL में ऑल इंडिया रैंक 28 लेके आ जाता है, और क्यों कोई 5 साल से तैयारी करने के बाद भी यहाँ पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? ये फ़र्क है अपनी अपनी रणनीति में, और वो रणनीति अगर आपके पास नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है क्योंकि आपके नर्वसनेस को कम करेगा और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, साथ में आपके स्कोर को भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। बच्चे क्या सोचते हैं, हमारा स्कोर जो है ना वो अचानक से क्यों नहीं बढ़ रहा, सीधा 100 का 150 क्यों नहीं हो जा रहा है? ऐसे नहीं होता है।
जितना पार्ट आप सिलेबस का कंप्लीट करते हो उस तरीके से आपका स्कोर बढ़ना शुरू होता है। मान लीजिए कि आपने जो है 2 चैप्टर पढ़ा है तो आपके सिलेक्शन या जो सही करोगे सवालों को मात्र 2 सवाल ही करोगे। मान लीजिए कि आपने पूरा आधा अरिथमेटिक कवर कर लिया तो आप मैथ्स में अटेम्प्ट भी जो कर पाओगे वो अरिथमेटिक ही कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना वो स्कोर तब बढ़ता है जब आपका एक तरीके से सिलेबस जितना पार्ट है वो कंप्लीट होता चला जाता है। तो ये छोटा छोटा सा ध्यान रखना, स्कोर बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, सभी चीज़ें करनी है तो मॉक टेस्ट होता है। अब बच्चे ने दिमाग में फिट कर लिया आदित्य सर ने कहा है मॉक टेस्ट देने को तो हम तो भैया मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन वो तरीका आपको नहीं पता कि मॉक टेस्ट देना कैसे है और उसके बाद उसको एक तरीके से एनालाइज कैसे करना है। तो अगर हम छोटी सी बात बोले यहाँ पर कि आफ्टर मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात ये बात हो जाती है ड्यूरिंग मॉक टेस्ट की मॉक किस समय पर आप कैसे मॉक देंगे, वो मॉक रहने की एक रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हो जाएगा आफ्टर मॉक टेस्ट। जैसे मान लीजिए हम मॉक दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में चारों के चारों सेक्शन खुले हुए हैं, चारों पार्ट यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। ये हमारा मैथ हो गया, ये हमारा इंग्लिश हो गया, हमारा रीजनिंग हो गया, मान लो ये हमारा जीएस हो गया। सबसे पहला तो अपना मॉक देने का आप अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स करो कि आपके एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। आप लोग क्या करते हैं कि आज आपने किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया, कल आपने किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया, परसों आपने किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट पूछोगे तो मेरे भाई सबसे पहले मैं क्या करता था, रीडिंग सेक्शंस को एक साथ रखूँगा। जैसे मान लो मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करता था आपको इंग्लिश को, उसके बाद यहाँ पर मेरा होता था जीएस, फिर उसके बाद यहाँ रीजनिंग और तब लास्ट में जाकर मैथ्स होता था। क्योंकि मुझे है ना शुरू के 20 मिनट में इन दोनों टॉपिक्स को निपटा देना होता था कि बड़े आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर में मुझे दोनों टॉपिक्स लपेट देने हैं, ठीक है। और बाकी के 40 मिनट में मैं यहाँ पर ये स्कोर करता था, क्योंकि शुरू के 20 मिनट में ही आप 100 सवाल बना चुके हो, 50 सवाल आप बना चुके हो, 100 नंबर का जो है आप क्वेश्चन तैयार करके बैठे हुए हो, तो आपके छूटने की संभावना कम होती है और आपके नंबर आने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ में इनमें कलम नहीं उठाना होता है, ये रीडिंग पार्ट का होता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि यहाँ फिर इंग्लिश के बाद रीजनिंग उठा लिया, एक में कलम नहीं उठाना है, फिर एक में उठाना है, फिर ऐसे करके, ऐसा नहीं है। पढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। आप उल्टा भी कर सकते हो। जैसे शुरू में जो मेरी रणनीति रहती थी वो पहले रीजनिंग होता था, फिर मैथ होता था, फिर इंग्लिश होता था, जीएस होता था। ऐसा मैं शुरू में मैंने इसलिए किया था क्योंकि शुरू में मुझे यही 2 सब्जेक्ट ज़्यादा आते थे, रीजनिंग आता था, फिर मैथ आता था, फिर इंग्लिश हो गया और लास्ट में मैं जीएस करता था। ये मेरा स्टार्टिंग का था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जीएस का कुछ भी पता नहीं था, इंग्लिश का कुछ भी पता नहीं था, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया कि पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करना शुरू किया, क्योंकि रीजनिंग हर किसी का कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद मैथ यहाँ पर हो गया और फिर इंग्लिश जीएस। तो ये आप स्टार्ट में रख सकते हो, ये अपने एंड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखो। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देने के समय में आपके पास ये कला होनी चाहिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आपको सवालों को छोड़ना आना चाहिए। मान लीजिए कोई सवाल आपको लग रहा है कि ये हाईली कैलकुलेटिव है, या फिर यहाँ पर ये लग रहा है कि इसमें फंस के रह जाऊंगा, इससे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वैसी स्थिति में मेरे भाई छोड़ो और आगे बढ़ो। क्या पता आपके सेट में आगे वाले क्वेश्चंस आसान हैं और जो आप बना रहे हैं वही टफ है। बाद में आप सेंटर के बाहर निकले और आपका दोस्त बोले भाई वो वाला सवाल तूने लगाया था, देखियो कितना आसान था, बताना ज़रा यहाँ पे। तो वैसी स्थिति में आप असमंजस में फंस के रह जाएंगे। आप बोलेंगे यार सही है भाई, एक ही शिफ्ट में हम दोनों रूममेट थे, पहले वाले का सही आ गया, मेरा पेपर खराब चला गया। क्यों? क्योंकि आप गलत सवालों के साथ पंगे में उलझ के रह गए। तो ये नहीं करना है, आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको आना चाहिए, इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पार्ट जो होता है वो मेरे भाई ये होता है ना कि आप अपने जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हो गए और जितने भी कैलकुलेशंस हो गए, मतलब अप्लाई करो किन किन चीज़ों को मेरे भाई, तो आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है। अगर मैथ्स में अगर हम बात करें तो डिजिटल सम को अप्लाई करो, क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन जाने का कोशिश करो यहाँ पर, और भी यहाँ पर जो स्मार्ट अप्रोच आपके हैं, ठीक है, उन सबको मेरे भाई यहाँ पर अप्लाई करो। जैसे मेरा जो तरीका होता था वो मैं क्या होता था कि मैं मॉक टेस्ट को कई बार तो ऐसे मान के चलूँगा कि इस मॉक को तो मुझे एकदम बिगाड़ देना है, इसको मुझे ख़त्म कर देना है, इसको मुझे कम से कम स्कोर लाना है, लेकिन मुझे तरीके नए इन्वेंट करने हैं। अक्सर हमारी आदत क्या होती है, हम रिवर्स स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आया एवरेज का, अब जब हमारा वो औसत का सवाल आया, हमारे माइंड में बस किसी भी तरीके से ये रहता है इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है कैसे भी करके। अब वैसी स्थिति में सॉल्व करने के चक्कर में, ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में, ताकि हमारे लाइब्रेरी के आसपास वाले जब देखें तो ये ना कहे ये तो बिल्कुल ख़त्म बच्चा, इसका स्कोर ही नहीं आया, वैसी स्थिति में हम बेसिक अप्रोच लगा लेते हैं और फिर बेसिक अप्रोच से ही सवालों को बनाते हैं। तो फिर आपके वीडियो देखने का फ़ायदा ही क्या? क्या फ़ायदा वो कैलकुलेशन ट्रिक्स का जो आपने देखी थी लेकिन आप उसको पेपर में अप्लाई नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है कि स्टूडेंट यूट्यूब से, एप्लीकेशन से सीखता कुछ और है, लेकिन वो उसको मॉक में अप्लाई नहीं कर पाता। उसको मॉक देते वक्त हमेशा उसके जहन में बस एक बात रहती है कि मुझे किसी भी हाल में सवाल को सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है।
अब आप उसको सॉल्व करने के चक्कर में 3 मिनट ले गए, 4 मिनट ले गए, 5 मिनट ले गए, इस चीज़ के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं, इस चीज़ के बारे में तो आपने जाना ही नहीं। तो फिर किस दिन आप अप्लाई करोगे वो अपने स्मार्ट अप्रोच को, और किस दिन अप्लाई करोगे वो अपने कैलकुलेशन ट्रिक्स को। तो इसीलिए कभी ये मत सोचना, ठीक है। अक्सर मैंने ये भी देखा है लाइब्रेरी में बच्चों को मॉक टेस्ट देते वक्त कि वो क्या करेंगे, मॉक देते तुरंत सिस्टम बंद कर देंगे। भाई कोई देख तो नहीं लिया मेरा स्कोर कितना आया। भाई क्या कर लेगा कोई, तुम्हें जज करके क्या कर लेगा ये बताओ। सीधा अपना सिलेक्शन उसके मुंह पे मारना ना, क्या दिक्कत की बात है। समझो ना इस बात को। मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए आपकी एक एक बात मैं आपको बता सकता हूँ। कभी मैं वो बातें नहीं करूँगा जो हवाई बातें होंगी, सुपरफिशियल बातें होंगी, जो अप्लाई की ही नहीं जा सकती है। हमेशा वही बात बोलूँगा जो जेन्युइन है, जो सत्य है, जो आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है और मैं भी जानता हूँ इस बात को। तो ऐसे चक्कर में मत रहो, कोई तुम्हें नहीं देखने वाला, कोई तुम्हें नहीं जज करने वाला। लेकिन ये ज़रूर है कि उस चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। वहाँ पर सबसे बढ़िया, मैं जो आपकी जगह पर रहता तो मैं क्या करता, मैं दुनिया के कुछ नहीं सुनता, मैं यहाँ पर पेन फ्री आदत लगाता। आप पूछते हो ना कि सर कई सारे सवालों को आप बिना कलम उठाए कैसे बना देते हो। मेरे भाई जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा होता था ना, तो मैथ्स के भी क्वेश्चन में कई बार ऐसे हाथ फोल्ड करके मैं बैठ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसका 90% हिस्सा तो बिना कलम उठाए बनाऊं। सवालों को पढ़ के, उसके भाषा को तोड़ के और बहुत सारे स्टेप्स को जो है मैं यहाँ पर बिना कलम उठाए मेरे भाई बनाना शुरू कर देता था। और लास्ट में कहीं कहीं पर जो है वो हम वहाँ पर पेन उठाते थे और वहाँ पर हम सीखते थे कि चलो इतना बचा हुआ है, इसके लिए कलम उठा लेते हैं। उसमें भी कोशिश करेंगे डिजिटल सम को अप्लाई करने का, अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करने का। क्योंकि अगर इस छोटे से युद्ध में मैं अपने आप को बेहतर नहीं कर पाया तो वो बड़ा वाला जंग मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे यहाँ पर ये बता दो। तो अगर मुझे वो जंग जीतना है तो मुझे इस छोटे छोटे युद्ध में अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। वो छोटे छोटे जो हथियार है उनमें मुझे परफेक्शन लाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखो यहाँ पे। सेशन को लाइक करते रहो भाई, आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन होता है। तो ड्यूरिंग मॉक टेस्ट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स होना चाहिए, स्किपिंग की आर्ट आनी चाहिए और ये सारे। अच्छा एक और बात, कभी अपने मॉक स्कोर से अपने आप को जज मत करना। ये भी मैं बहुत शानदार तरीके से लिख दे रहा हूँ कि डोंट जज योरसेल्फ, ठीक है। आप लोग ये गलती कर बैठते हैं कि भैया हम अपने आप को जज कर लिए, सर कहाँ से सिलेक्शन होगा, मेरा तो 60 ही नंबर आ रहा है। मेरे भाई मेरे खुद पहले मॉक में 67 आए थे, दूसरे मॉक में थोड़े ज़्यादा आए थे, तो क्या उससे हमने सिलेक्शन नहीं लिया। चलो एक काम करो, आज मैं एक लड़के को बैठाता हूँ, वो 300 में, मान लो कि 200 नंबर का पेपर है, वो 150 नंबर लेके आ जाता है मॉक में। तो क्या आप लिखित रूप में ये दे सकते हैं कि सर इस लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा? कोई किसी का लिखित रूप में नहीं दे सकता है। ना 60 वाले का आप दे सकते हैं, ना 150 वाले का मैं दे सकता हूँ, कोई किसी का नहीं दे सकता। सिलेक्शन आपकी मेहनत और किस्मत दोनों का खेल है, ठीक है। दोनों में एक भी नहीं है ना, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन उस चक्कर में अपने आप को बेहतर करना मत भूलिए। अब तीसरा जो पॉइंट हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है आफ्टर मॉक टेस्ट की क्या करना है। अब आफ्टर मॉक टेस्ट यहाँ पर ये काम करना है, देखो मैं बताऊँगा जो आप लोग करते हो, कितना प्यारा काम करते हो, कितना बढ़िया। देखो मानो ये बच्चा है भाई साहब, ठीक है, बच्चा इधर आओ, ठीक है, ये भाई का लैपटॉप उठा ले, कोई दिक्कत छोड़ दो, बंद कर दे। अब ये भाई साहब ने मॉक दिया, देखो मैं ऐसे मॉक दे रहा हूँ, ठीक है, और मॉक दे रहा हूँ, मॉक खत्म हो गया, तुरंत सबमिट हो गया। लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, कोई नहीं देख रहा ना, बंद। सही है ना। वो पता नहीं चलना चाहिए भाई किसी को कि स्कोर कितना है हमारे। यही दिक्कत है, यही पर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो दूसरे वाले तो और ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। दूसरे वालों को मैं बताऊँ क्या है, अरे यार थक गए भाई बहुत ज़्यादा यार, 3 किस्त में मॉक दिए हैं, सुबह 20 मिनट दिए थे, फिर दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ तो चाय पी के आए थे, फिर दूसरा वाला किस्त में मॉक दिए, फिर तब दिमाग ख़राब हुआ तो एक और चाय पी लिए, और तीसरे वाले किस्त में अब जाके मॉक कंप्लीट किए। पेपर ही 3 किस्त में दिए हैं, तो एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, हमको ये बता दो। मेरा ज़मीर ही नहीं कहता कि हम एनालिसिस करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे भाई। पहले तो तुम किस्तों में मॉक देना बंद करो भगवान के नाम पे। ये जो किस्तों में मॉक देते हो ना, तो किस्तों में ही तुम्हारे सिलेक्शन होंगे, इस बात को ध्यान रखना, वो गलती है, ठीक है। मॉक देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली, अभी तो उसके बाद का काम सबसे बड़ा बाकी है। आप ऐसे समेट देंगे, सीधा लैपटॉप खटाक देना बंद करेंगे, भाई नहीं होगा यार हमसे, प्लीज़ भगवान के नाम पे कुछ मत कराओ हमसे, पहले आधे घंटे का हमको रेस्ट दो, उस रेस्ट करने के बाद एनालिसिस करेंगे। अच्छा कुछ तो इतने खतरनाक लोग होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारों दिन का मॉक मिला के रखेंगे इकट्ठा, भाई तेरा संडे को एनालिसिस करेगा। और संडे को फिर उसका फ़ोन आता है, हाँ कहाँ पर हो, क्या प्लानिंग चल रही है, बताओ ना, चलो साथ में मूवी देखने चलते हैं। भाई निकल गया मूवी देखने तैयार होके। अब मॉक बेचारा रखा रह गया, वो तुम्हारी नज़रें इंतज़ार कर रहे हैं, तुम कब आओगे और उसके सवालों को देखोगे, और तुम यहाँ पर जो है कुछ और देखने में बिजी हो यहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, कोई भी काम में आप अपना समय वेस्ट कर दिए, वो सबसे बड़ी गलती है। बेशक 10 के जगह 7 मॉक दे दो, 5 मॉक दे दो, लेकिन उसका निचोड़ करना बहुत ज़रूरी है, उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे बड़ी गलती है। एनालिसिस में क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले जब आप मॉक को एनालिसिस के तौर पे उठाते हैं, आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का उठ के जो है आराम से चाय वाय पी के कर लो, लेकिन आधे घंटे के घंटे तक ब्रेक लेके मत करो, ये गलती करते हो आप।
अब एनालिसिस करोगे तो पहली बात, जैसे मानो कि मैं रीजनिंग का पेपर खोल रहा हूँ और रीजनिंग में मैंने देखा, तो रीजनिंग में मैं है ना, आप लोग क्या करते हो, जो सवाल सही है उसको देखोगे ही नहीं, जो गलत है बस उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। ये भी सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई। आपको यहाँ पर ये फोकस करना है कि जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, जो क्वेश्चन सही था आप ये देखो कि बाकी लोगों ने उस पर 1 मिनट लिया है, कहीं आपने उससे 1 मिनट से ज़्यादा तो नहीं ले लिया। अगर ज़्यादा ले लिया ना, इसका मतलब आपका अप्रोच बाकी लोगों से वाहियात है, बेकार है, तभी आपने समय ज़्यादा लिया है। आपको अपने अप्रोच को सुधारने की ज़रूरत है। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर देखो कि क्या आप और बेहतर कर सकते थे, क्या आप उसको और बढ़िया तरीके से लगा सकते थे, वो देखना था। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जो सवाल हमारे गलत हो गए उनमें भी यहाँ पर जो है रॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो कि क्या आपने उस टॉपिक को पढ़ा है। अगर मेरे भाई पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है तो देखो कि क्यों गलत हुआ है, क्या गलती थी। आपने डेटा गलत ले लिया, आपने सही तरीके से क्वेश्चन को रीड नहीं किया, या बनाने के बाद आप गलत ऑप्शन टिक कर दिया। अगर छोटा मोटा सिली मिस्टेक है तब तो ठीक है, वहीं सुधार लो। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बार बार फंस रहे हो, तो मेरे भाई 2 ऑप्शन है, या तो वहाँ पर बुक मार्क का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वहीं पर बुक मार्क कर लो, अलग अलग फोल्डर बना लो, 4 फोल्डर बना लिया, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का और मैथ का, उसमें बुक मार्क कर लिया। और नहीं तो दूसरा एक डायरी लिख लो, यहाँ पे एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स नाम से मैं शुरू में कहता था मेरे भाई, ठीक है, डायरी ऑफ मिस्टेक्स के नाम से। और उस मिस्टेक्स में यहाँ पर ये नोट करते चलो। जैसे मैं अगर बताऊँ तो शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मेरे काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते थे, मुझे उसके ट्रिक्स नहीं पता थे, क्यूबॉइड कैसे मतलब ये ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, ये काउंट। तो मैंने एक छोटी सी डायरी में मात्र 2 पन्ने में पूरा का पूरा काउंटिंग फिगर निपटा दिया था। और जब भी मैं कोई एग्जाम देने जाऊँगा तो मैं काउंटिंग फिगर वहाँ से देख लेता था। तो एक तरीका होता है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। फिर रीजनिंग के बाद हमारा दूसरा क्या हो गया, ऐसे ही हमें मैथ्स में भी काम करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ है, तो सबसे पहले वो जानो कि क्यों गलत हुआ। क्या आपने डेटा गलत लिया, टॉपिक नहीं पढ़ा। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो नोट कर लो डायरी में कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। अगर मेरे सिली मिस्टेक हुए हैं, छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, तो उसको सुधारो वहाँ पे, ताकि वो सिली मिस्टेक अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर हो गए ना, जहाँ पर हर सवाल का 3-3 नंबर का वेटेज है मेंस में, तो 15 नंबर में जहाँ तुम इनकम टैक्स ऑफिस में बैठे होते थे, बैठोगे उसी ऑफिस में, लेकिन मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के पहले बैठना था, अब टैक्स असिस्टेंट बन के बैठोगे और उसी के जूनियर रहोगे, उसका फाइल का काम करोगे। जहाँ तुम्हारा रूममेट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तुम उसके असिस्टेंट बने बैठे हो। क्यों? क्योंकि वो 4-5 सिली मिस्टेक हो गए। पेपर तुमने भी निकाला, पेपर उसने भी निकाला, फर्क बस असिस्टेंट वाला कहाँ नहीं आ गया। तो वो नहीं करना है, अपने सिली मिस्टेक्स को सही करना है। और जो क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं उसके लिए और आप बेस्ट अप्रोच निकालिए यहाँ पर कि और हम बेहतर क्या कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना अपने आप को कि जितना तपा सकते हो उतना तपाओ। एक मैंने पोस्ट अभी अपने कम्युनिटी पे डाला हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि एक कच्चे मक्के की कीमत मात्र 5 रुपये होती है, लेकिन उस मक्के को जब आग में भुना दिया जाता है ना तो 25 से 30 रुपये में बिकता है। यानी जब आप अपने आप को तपाते हैं तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये एनालिसिस आपको तपाएगी, ये थोड़ा आगे बढ़ने में पुशअप करेगी। तो ऐसा काम करना है। और ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये भी देखा करो कि मॉक दे तो किसका दे, तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर का मॉक दो, सबसे बढ़िया। अभी फिलहाल इतना आदत लगा लो, ये सबसे बढ़िया रहेगा, स्कोर को आपको बेहतर करता चला जाएगा। और उसके बाद जो है फिक्स कर लो कि हर सैटरडे या संडे मॉक देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। तो इतनी बातों का ध्यान रखो, ठीक है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करके अपना सपोर्ट व्यक्त करो यहाँ पे और कमेंट में भी, ठीक है। सॉरी। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, बीच में जब जब भी आपको जिस पॉइंट पर मैं देखूंगा कि आप यहाँ भटक रहे हैं या कोई पॉइंट जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं वहाँ पर बड़े भाई की तरह हमेशा आऊँगा आपका सपोर्ट करने, और वहाँ पर मैं सही मार्ग आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक एजुकेटर नहीं हूँ कि जो आकर मैथ्स पढ़ा के चला जाता है, मैं एक मेंटर भी हूँ। क्या फ़ायदा मेरे उन सभी सिलेक्शंस का, मतलब मेरा CHSL में ऑल इंडिया रैंक 114 है, CGL से मैं सेलेक्टेड हूँ, CDS मैंने 3 बार निकाल रखा है, कि एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, IB का पेपर निकाल रखा है। तो ये सारे क्या फ़ायदे सिलेक्शंस के, जब वो रणनीति आपसे डिस्कस ना कर पाएँ। प्री में हर पेपर में मेरे मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, क्या फ़ायदा वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने का जब उससे किसी बच्चे को फ़ायदा ही ना मिले। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बेहतर तरीके से सीखेंगे, जानेंगे। अभी आप अगर देखेंगे तो एसएससी में ही कई ऐसे चांसेस हैं जहां पर CHSL है, CGL है, CPU है, और भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें आप अप्लाई करके अपने लिए बहुत शानदार पोस्ट ले सकते हैं। तो कोई एक पेपर ना निकले ना तो इतना नेगेटिव नहीं होते दोस्त। लेकिन कई सारे बार ऐसा आपके अंदर भी नेगेटिविटी आता है यार, कि मतलब ठीक है कोई पेपर नहीं हुआ तो अचानक से नेगेटिव हो जाओगे। अरे यार नहीं लेना होता मेरे भाई टेंशन इतना, यार नहीं लेना होता। टेंशन लेने से क्या हो जाएगा ये बताओ पहले। आज हम आपको अपने जीवन की एक थोड़ी सी है ना 2 मिनट आपका वक्त लेंगे और छोटा सा एक हम बात आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। शायद ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे लेकर जाए, ठीक।
2018 का वक्त था और 2018 के समय में हम अपनी तैयारी में लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 से हमने अपनी प्रिपरेशन शुरू की और 2020 में 2 सालों के अंदर हमने अपना पेपर क्लियर कर लिया, सभी चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 2018 के समय में क्या हुआ, तैयारी हमने शुरू की। तो हमने अपने तैयारी को शुरू करते वक्त जैसे पेपर का माहौल बनता है वैसे ही पेपर का माहौल था कि हाँ सीजीएल होने वाला है, ऐसे है वैसे है, सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से हुई। हमने अपने तरफ से कोई एफर्ट में कमी नहीं की, हमने अपने तरफ से बहुत शानदार तैयारी की। प्री में भी बहुत अच्छा मेहनत हमने किया, उसी तरीके से हमने मेंस में भी बहुत अच्छा मेहनत किया, उसी तरीके से इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की। और हम आपको बता रहे हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे कि एक इंस्पेक्टर रैंक हमें मिलेगा, लेकिन इस बात के लिए कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर था, इसमें भी बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि एक नौकरी हमें मिल सकती है। उसके बाद एक आता था ना टीयर 3 यहाँ पे, और टीयर 3 का मतलब हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर। और डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए यकीन मानिए हमने डिस्क्रिप्टिव की कॉपी लिख लिख कर, जितने भी यहाँ मुखर्जी नगर में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो कुछ उनके टीचर से मेरा संपर्क था, जा जाकर अपनी कॉपी हम उन्हें दिखाते थे, उनसे हम आइडियाज़ लेते थे। इनसाइट आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, इनकी वेबसाइट से हम यहाँ पर आर्टिकल्स को पढ़ पढ़ के हम लिखने का तरीका खोजते थे कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव को लिखें और बेहतर कैसे लिखें और बेहतर कैसे लिखें, ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से लिखने के बाद, कॉपीज़ को दिखाने के बाद, सभी टीचर के रिव्यू जानने के बाद इतने अपने आप को सुधारा कि जहाँ पर पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव का कॉपी पूरे में टीचर लाल कलम से काट देते थे, पॉइंट बताते थे, लास्ट वक्त पेपर के 2 दिन पहले तक हमने दिखाया तो वहाँ पर बोला कि अब तुम्हारा स्कोर 70+ कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और यकीन मानिए कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव का फाइनल रिजल्ट आया ना, उसमें हमारे सीजीएल में 41 मार्क्स थे, ठीक है। दिमाग जो खराब हुआ था वो अलग लेवल का हुआ था, क्योंकि यहाँ तक हम रेस में थे जीवन में, यहाँ तक हमारे मत्थे पे लिखा हुआ था कि हमारे हाथ में सरकारी नौकरी है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते हमें पता चल गया कि अब हम इस रेस से बाहर हो चुके हैं। जब ये 41 मार्क्स आया ना, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई मेरे भाई। उस दिन से रोना मेरा शुरू हो गया। माँ बाप समझा के हार जाएंगे, लेकिन जो तैयारी करता है ना, दर्द भी उसी को पता होता है, चाहे दुनिया कितना भी क्यों ना समझा ले। ये 41 मार्क्स आया, हमने कहा कि हमने हो सकता है कुछ गलती कर दी हो सकता है हमारे कॉपी में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो, ठीक है, शायद जो पूछा गया था मुद्दा उसके बारे में ना लिखा हो। हमने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगाकर अपने कॉपी मंगाई, और कॉपी मंगाकर वापस हम पहुंचे उसी आईएएस लोगों के टीचर्स के पास कि सर जिस तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन दिया था हमने उसी तरीके से तो कॉपी लिखा। फिर उन्होंने कॉपी के शीर्ष को देखा कि असल में टाइटल पूछा क्या था, हमने लिखा क्या, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ परफेक्ट वे में था, ठीक। कॉपी पर जो एग्जामिनर ने भी इनफैक्ट कॉपी मेरी चेक की थी ना, कहीं पर ना कोई उसने सर्कल लगाया था, कहीं पर ना उसने कॉपी में कट लगाया था, कहीं पर मेरे भाई कुछ भी नहीं था। तो फिर ये 41 नंबर क्यों, ठीक है। तो असल में हम आपको एक बात बताएं तो असल में जो डिस्क्रिप्टिव की कॉपी सीजीएल में चेक करते हैं वो भी इतने हाई लेवल के लोग नहीं होते हैं, कोई ड्यू के प्रोफेसर या कोई हाई लेवल के प्रोफेसर नहीं होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं। ये अगर हम बात करें तो प्राइमरी और हायर स्कूल के टीचर्स होते हैं जिनको चंद रुपए मिलते हैं, कुछ कॉपी पे 10 या 12 रुपए, जो कॉपी चेक करते हैं। मूड सही रहा तो अच्छा नंबर देंगे, और घर पे बीवी बच्चों से लड़ाई करके आएंगे तो आपकी कॉपी पे अपना खुन्नस निकालेंगे। और सबसे घटिया बात एसएससी की ये है कि आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, ना चैलेंज कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं, जितना आ गया तो आ गया। इस बात को हमने एक्सेप्ट किया। उस दिन हमें पता चला कि चाहे आप यहाँ पर कितने भी रेस में क्यों ना हो जाए, ये पेपर आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। कई सारे बच्चों के ऐसे हालात हुए हैं कि बहुत शानदार नंबर होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आके टीयर 3 में बाहर हो जाते हैं। उस दिन मुझे काफ़ी दर्द हुआ, और उसका एहसास ये रहा ना कि अगले 1 साल तक मेरे अंदर नेगेटिविटी भरी रही चीज़ों को लेकर, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि एक अच्छा भला बंदा जो रेस में था ना, वो एक दिन के आने की वजह से बाहर हो गया। क्योंकि लास्ट में यहाँ पर अगर मेरा 70+ होता तो बहुत अच्छे तरीके से 30 नंबर के साथ मैं अंदर में लीड में होता। और यकीन मानिए मेरा लास्ट में जब आया ना, जब रिजल्ट खुला, तो मेरे पास मेरे कट ऑफ से 1.4 मार्क्स मेरे कम रह गए थे। वो छोड़ो, अगर 2 नंबर भी एक्स्ट्रा होते तो मेरे हाथ में एक सरकारी नौकरी होती 2018 के सीजल के माध्यम से, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन इसका परिणाम ये नहीं हुआ कि हमने पढ़ाई छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम चीज़ों में बहुत नेगेटिव हो गए, दिन रात बैठ के एसएससी को गाली दे रहे हैं, दिन रात बैठ के यहाँ पर जो है नेगेटिव ही ढूंढे जा रहे हैं, हमने मेहनत कर ली, हम सुसाइड करने निकल गए। ऐसा नहीं था, वक्त लगा, समझने में आया कि हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, किस्मत का खेल होता है, अगली बार वापस से मेहनत की। अगली बार तो हम ये मान के चले ना, साला ये कुछ होता ही नहीं है, इसमें मेरे को है ना तुम 30 नंबर दे दो, फिर भी इधर इतना लेकर आऊँगा कि तुम्हारे ये 30 रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, सिलेक्शन तो मेरा होना तय है। और यही कारण था कि जब यहाँ पर इस बार प्री में तैयारी की तो प्री में 185, जहाँ पर मैथ 50, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50। मेंस में जब हमने तैयारी की तो मैथ्स में हमारा 227 हमारा
फाइनल स्कोर था। इंग्लिश में हमारा, मुझे यहाँ तक याद है कि 190 के करीब में हमारा स्कोर था, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है, 190 प्लस के करीब में था। इन तीनों को जोड़ने के बाद और डिस्क्रिप्टिव जोड़ने के बाद हमारा फाइनल स्कोर आया, और आपको भी पता है कि वो फाइनल स्कोर कितना था। CHSL में अगर हम बात करें तो जो डिस्क्रिप्टिव में हमें 41 नंबर मिले थे ना, बैक बाउंस करके CHSL में 76 नंबर लेकर आए, और CGL में इसी डिस्क्रिप्टिव में मुझे जहाँ तक लगता है 70 प्लस उसमें भी मेरे मार्क्स थे। यानी उसके बाद से जितने भी डिस्क्रिप्टिव दिए, कुछ कलाकारी सीखी हमने, कुछ और लोगों से जानकारी प्राप्त की कि कहाँ कहाँ पर कुछ और किया जा सकता था, जिसकी वजह से हमारे और बेहतर नंबर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर तब जाकर 70 प्लस लाए। CHSL में जो स्कोर था वो सेकंड हाईएस्ट था ऑल ओवर इंडिया में, 78 हाईएस्ट था और 76 मेरा था। तो होता है मेरे भाई, ठीक है, कुछ पल का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहां रुक जाओ, ठहर जाओ। अगली बार बाउंस मारो, खतरनाक लेवल से बाउंस मारो, और मैं कहता हूं ना कि अगर 2 कदम आप पीछे ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डरे हैं, इसका मतलब आपकी छलांग बहुत बड़ी होने वाली है, और वो छलांग इतनी बड़ी होगी कि वो 2 कदम तो मैनेज करेगी ही करेगी, साथ में 10 कदम का लीड भी देकर जाएगी। अब कर लो हमें पीछे, तुम्हें जितना भी करना है, क्या करोगे? तो इसके लिए रोना नहीं होता यार। अभी तो बच्चे हो, 10वीं पास किए हो, रेलवे ग्रुप डी का ही पेपर था, क्या दिक्कत है, पूरी उम्र पड़ी है अभी, ठीक है? तो पेशेंस रखो यार, इसके लिए इतना नेगेटिव नहीं होना होता यार। यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। स्टूडेंट्स हमसे बार बार पूछते हैं, बल्कि हर टीचर से स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि सर पढ़ाई करने का तरीका क्या है, कोई ऐसा तरीका बताए जिससे हम बढ़िया से पढ़ाई कर पाए। तो एक्चुअली ये एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल का जो आंसर है वो जनरल नहीं है। हर जो पढ़ाई जो है वो आपके परिवेश पर भी कहीं ना कहीं हद तक डिपेंड करती है, ठीक है भाई, कि आपकी बैकग्राउंड जो है वो मतलब कहाँ है, आप कहाँ पे रह रहे हो इस समय, ठीक है, आपके पास खाली टाइम दिन में मिलता है कि रात में मिलता है, आप पढ़ने के लिए कितने जुझारू हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में लगन कितनी है, ठीक है भाई, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई को कितना टाइम दे पा रहे हो, आप दिल्ली जैसे हाईफाई माहौल में रह रहे हो कि आप बिहार में एक ऐसी जगह बैठे हो कि जहां पे अभी बाढ़ आ रही है, तो वहां पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कि आप कंसंट्रेटेड नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके के परिवेश पर भी डिपेंड करती है आपकी पढ़ाई करने की सिचुएशन। तो हर एक तरीका सारे स्टूडेंट पे अप्लाई हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इस सवाल का जो सही आंसर है वो आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, वो जो जवाब है आपको अपने अंदर से खुद ही निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप उनको यूज करोगे तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। देखिए, जो तैयारी होती है वो एक्चुअली 2 तरीके से होती है। अगर मैं सही सही चीजों को बताऊं, 2 तरीके से तैयारी होती है। देखिए, एक तो बच्चे बोर्ड वाले पढ़ाई करते हैं, वो बहुत कायदे से पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं 10th में और 12th में। वो क्या है कि उनका फोकस जो होता है वो नंबर और आर्स में होता है। उनके पास एक बुक है, उनको पता है कि सारा पेपर इसी बुक से आना है और मुझे पूरी बुक चाटनी है और मेरे पास 1 साल का समय है, और वो ट्यूशन वगैरह लगाते रहते हैं और बच्चे उसको पढ़ते रहते हैं। तो वहां जो फोकस होता है वो नंबर ऑफ आर्स पे होता है। वहां पर आप कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई सैंपल नहीं बना सकते। आपके पास एक ग्रंथ जैसी बुक है, इसी में से बोर्ड का सारा पेपर आना है, आपको ये पूरी बुक पढ़नी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई बुक नहीं है कि पेपर इसी में आसान है, इसको पढ़ लो आप तो अब सरकारी नौकरी लग जाएगी। ऐसा यहां बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली यहां नंबर ऑफ आवर्स बिल्कुल फेल है। यहां हम आवर्स के हिसाब से नहीं पढ़ते, यहां हम टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। जब भी आप मॉर्निंग में 6 बजे उठो, 6 बजे उठो, चाहे 9 बजे उठो, चाहे 10 बजे उठो, इट डजंट मैटर। लिटरली सुबह जल्दी उठना चाहिए, बिल्कुल बकवास की बात है, ठीक है ना। आपकी जब इच्छा हो आप जब उठिए, लेकिन टाइम आपको पूरा देना अपने पढ़ाई के चक्कर को। मैं खुद 7:30 8 बजे उठता हूं, मैं दूसरों को क्या सलाह दूं कि तुम 6 बजे उठ के पढ़ो, है भाई। तो आप जब भी उठ के सुबह उठो तो आप माइंड में अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ने, मुझे प्रॉफिट लॉस का 100 सवाल लगाना है, मुझे इंग्लिश में 500 वोकैब याद करना है, मुझे इंग्लिश का 2 सेट मारना है, जीएस का ये मुझे याद करना है, इंपॉर्टेंट डेज। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो एसएससी, सीडीएस, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम, इन एग्जाम्स की जो जनरल एग्जाम है जिनका सिलेबस अलग अलग सेम, उनकी तैयारी कर रहे हैं। यहां आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। टारगेट कभी भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं लेना आपको कि आप उसे कर ही ना पाओ।
जर्नल क्या करता है कि बच्चा बहुत तगड़ा टारगेट बना लेता कि आज तो मैं किरण के 10,000 सवाल लगाऊंगा और आज तो मैं ये इंग्लिश के 4-5 किताब खत्म कर दूंगा और वोकैब में मैं वोकैबलरी पूरी याद, मतलब डिक्शनरी पूरी याद कर दूंगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। टारगेट एक छोटा छोटा चंक्स में बनाया जाता, बहुत छोटे छोटे चंक्स में। जितना ज्यादा छोटा छोटा टारगेट बनाओगे और उसको अचीव करोगे, उसको पूरा करोगे, तो खुशी ज्यादा होगी। और जब वो खुशी होगी तो प्रेरणा मिलेगी कि तुम्हें अगला टारगेट जल्दी से बनाकर उसको जल्दी से निपटाया जाए। और तुम अपने ऊपर पहले से इतना बर्डन ले लोगे तो टारगेट पूरा तो होने वाला है नहीं, वो आपके बर्डन की तरह लगेगा। और वो जब पूरा नहीं होगा तो आपका मूड खराब होगा और आप नेटफ्लिक्स लेके जो है वो खोल के बैठ जाएंगे और वो उससे जो है आपका टाइम जो है डिस्टर्ब होगा। दूसरी बात, पढ़ाई करते समय फोन को साइड रखिए, फोन को साइड रखिए, ठीक है भाई। ये फोन बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। फोन कोई अच्छा आविष्कार नहीं है। फोन स्टूडेंट के लिए कैंसर की तरह है, जहर की तरह है। तो फोन, आपको सोशल मीडिया से बचना है। ये फेसबुक, ये और जितने भी फर्जी ऐप है ना, ये टिकटॉक हो गया, ये पबजी हो गया, ये गेम हो गया, भैया इनसे दूर रहो। ये आपके दिमाग को पैसिव बनाती हैं। आप टिकटॉक, क्योंकि मैं 5 मिनट टिकटॉक देखता हूं या 5 मिनट पबजी खेलता हूं, वो कब ना जाने तुम्हारा 2 घंटा खा जाएगा, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो आपके दिमाग को पैसिव बनाने वाली ऐप है ना, इनसे बच के रहिए। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, स्टडी ऐप भी है भाई, आप उनको वो करिए। आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे बहुत सारे स्टडी ग्रुप है, एकेडमिक्स ग्रुप है, हर टीचर का अपना डाउट ग्रुप है, हर टीचर का अपना पेज है, सब ज्वाइन करके रखो। उस पर जितने सवाल पोस्ट हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितनी अपडेट आ रहे हैं, उसको पढ़ो टाइम निकाल के। अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? यूट्यूब पर भी, यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है। आप क्या इसमें अच्छा कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन उसके साथ साथ कचरा भी बहुत सारा है, तो आपको उसमें से फिल्टर करना होगा। इस समय वही बच्चा कामयाब है जो सोशल मीडिया पे फिल्टर करके चीजों को देखता है। आप सब कुछ एक तरफ से दिखे जा रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फर्जी ऐप जो है ना, इतना फालतू का ऐप है। सबका बिजनेस इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी यहीं सबसे ज्यादा है। पबजी सबसे ज्यादा यहाँ खेलते हैं, टिकटॉक सबसे ज्यादा यहाँ चलता है। क्यों? क्योंकि लड़के दिन भर बैठ के वही सब करते हैं और वही सब आपके दिमाग को पैसिव बना रहा, बेकार बना रहा और नीचे गड्ढे में ले जा रहा है। तो इन ऐप को, बिल्कुल फर्जी ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल मारो। काम की चीजें जो हैं, आपका फेसबुक पे एकेडमिक ग्रुप्स ज्वाइन करिए। थोड़ा देश विदेश के बारे में भी जानो। पॉलिटिक्स, कहते हैं सर हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना, नहीं, राजनीति के बारे में भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि अपने देश में क्या चल रहा है, यहाँ क्या, कौन सा सीएम क्या कर रहा है, हमारे पीएम साहब क्या कर रहे हैं। आपको देश की स्थिति से भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। न्यूज चैनल कम से कम देखें, इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल ज्यादा देखें। जो यूट्यूबर जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट न्यूज देते हैं, जो कहीं से उनको फंडिंग नहीं मिली हुई है, जैसे कि द लल्लन टॉप हो गया, उस टाइप की न्यूजों पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। दूसरा कि कम से भी कम आप टारगेट ऐसा बनाओ कि वो टारगेट 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ाई करने को मिले ही मिले। अगर जैसे आप किसी भी एग्जाम के पहले तो आप नेचर डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है और मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। उसके हिसाब से आप किसी टॉपर को देखो कि उसने कितने समय में ये पढ़ाई करके एग्जाम निकाला था। सपोज उसने 6 महीने में निकाला, तो आप जो है टॉपर, तो मतलब वो टॉपर है, अच्छी बात है। आप एक एवरेज अगर स्टूडेंट भी हो तो आप कहो कि मैं 8 महीने में लगा दूंगा, 8 महीने में पेपर निकाल लूंगा। तो टारगेट इस तरीके से डेली का बनाओ कि 8 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 1 महीने रिवीजन के लिए जरूर रखिए। दूसरी बात कि सिलेक्शन कभी सिलेबस खत्म करने से नहीं होता, कभी रिवीजन करने से नहीं होता। फाइनल गो में सिलेक्शन उस स्टूडेंट का ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाता है। सिलेबस को जल्दी जल्दी उधेड़ो, चाहे ऊपर से हल्का ही उधेड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल गो में सिलेक्शन उसी का होगा जिसने जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे कि आप कितना मॉक टेस्ट लगाए थे, तो बोलेगा 100-150। आप कहोगे हैं मैं तो कभी जीवन में 10 भी नहीं लगाया, तो उसका फर्क पड़ता है। वो डेली क्विज़ लगाते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर क्विज़ आते हैं, आप उन क्विज को दीजिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तभी आपको जो है सफलता मिल पाएगी। दूसरा, अपने फ्रेंड का एक बढ़िया सा सर्कल बनाओ। फ्रेंड ग्रुप स्टडी से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। आपको उनके साथ बैठ के मतलब मस्ती भी करनी है, उनके साथ गोलगप्पे भी खाना है और 1 घंटा बैठ के टाइम खराब भी करना है वो, लेकिन एक आपका अच्छा 3-4 दोस्तों का स्टडी एकेडमिक ग्रुप है, उनसे कंटिन्यूअस बफरिंग हो रही है,
उनसे कंटिन्यूस आपका डिस्कशन होना चाहिए कि मेरी तैयारी स्पेस से चल रही है तो तुम्हारी तैयारी किस स्पेस पे चल रही है। ठीक है दोस्त, YouTube पे फ्री लेक्चर्स आप देखते हो, फ्री लेक्चर्स जरूर देखा करो, लेकिन इसके नीचे जो ये कॉमेडी हंसी वाली वीडियो जो सजेस्ट होती है, दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप उसको ना खोल के देखो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार कमेंट दिखा मुझे बच्चों के, मुझे लग रहा है वीडियो में बफरिंग हो रही है। हाँ राम राम भाई, प्राइवेटाइजेशन रोको। देखिए हम प्राइवेटाइजेशन नहीं रोक सकते, कोई सिंगल आदमी, सिस्टम से लड़ना एक सिंगल आदमी के बस की बात नहीं है, और आपको किसी के साथ कोई विद्रोह भी नहीं करना है। बेरोजगारी के जो खिलाफ हमारा आंदोलन है वो आंदोलन अभी चलता रहेगा, और ये लंबी जाने वाली लड़ाई है, लंबी लड़ाई है ये। अभी हम 11 तारीख को फिर से और डिफरेंट एग्जाम को लेके जो ट्विटर कैंपेन है वो चलाएंगे फिर से 11 तारीख को। अभी तो सैकड़ों ऐसे एग्जाम है, स्टेट एग्जाम, जिनकी भर्ती अटकी पड़ी है। आप मुझे खुद बताओ, 69,000 की यूपी में टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोर्ट के आदेश हो जाने के बावजूद भी। तो अभी हमने उन सभी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं। 11 तारीख को हम फिर से करेंगे कैंपेन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ट्विटर जो है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जो भी अपडेट होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है दोस्त, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो अपने आप को सुई चुबाइए, बिजली के सॉकेट में अपने हाथ दे दीजिए। ठीक है भैया, कुत्ते से कटवा लीजिए, उससे आपको पढ़ाई में मन होगा। कुछ एंटरटेनमेंट को तूफानी कीजिए, ठीक है ना। एक मतलब पहली मंजिल से कूद जाइए जिससे केवल एक आध टांग बाहीं टूटे, उससे आपको एंटरटेनिंग कुछ लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लो, है भी दोस्तों। और पढ़ाई करते समय नींद आए तो बढ़िया सा सुई बनवाइए, 2 सुई, यहां पे ऐसे आंखों पे ऐसे लगाइए उसे, और ऐसे धागा खींच लीजिए ऐसे। जैसी पलक झपकाएंगे ना, खटैक वो उसमें सुई चुभेगा ना पलकों में, तो नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसे इंजीनियरिंग जो की है आपने, उसका पूरा भरपूर यूज करिए। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, अगर आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ना, फिर तुम्हारा जीवन भर मन नहीं लगेगा। ठीक है भाई, और मोबाइल से बच के रहना है। ठीक है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी, बड़ा सिंपल सा फंडा है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है ना, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ो और खुश रहो। दुख की परेशानी में भी तुम्हारे मतलब चेहरे पे आना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे किस टाइप का दुख है, और अंदर ही अंदर जो है आग लगती रहनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करना है जीवन में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक, आप कैरविल ऐप से जरूर जुड़े, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हूं सभी के लिए। अपने भाई बहनों को, बंधुओं को, सभी को रिकमेंड करें। वो कि मैं अगर कहूं दावे के साथ तो केवल एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिनिमम फीस में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी टाइम बाउंड मैनर में सबसे बेस्ट फैकल्टी से कराता है, एक टाइम लिमिट में, और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता, ना कभी किसी प्रकार का धोखा देता है आप लोगों को। तो आप अपने सभी दोस्तों को रिकमेंड करिए कैरविल ऐप से जुड़ने के लिए। जो ये आंदोलन हमारा चल रहा है, इसको चलते अभी 7-8 दिन तो हो ही चुके हैं, और ये लंबी लड़ाई है, आगे चलती रहेगी, टाइम पर हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी फ्यूचर में दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें सीडीएस का, एसएससी सीजीएल मेंस का। तो बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारा एक बैच था जो 1 तारीख को आना था, जो हम ट्विटर मतलब इसकी स्टूडेंट के हित में कि अभी हम वहां बिजी हैं तो हम उसको नहीं लेके आए, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एसएससी सीजीएल मेंस का भी पेपर देना है दिसंबर में, और सीडीएस का भी पेपर देना है, और अदर भी एग्जाम है जिनमें एडवांस मैथ पूछा जाता है। तो ये एडवांस मैथ का वीओडी जो है ये इस समय कैरविल ऐप पर अवेलेबल है। वीओडी इसलिए
वीओडी इसलिए क्योंकि इसमें आप जैसे कैरविल ऐप पर जाएंगे, आप इसमें इनरोल करेंगे तो आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी, एडवांस के सारे टॉपिक की, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। इसके रजिस्ट्रेशन आज शाम को स्टार्ट है 7 तारीख से। जो बच्चे कह रहे थे कि सर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, हमको अर्थमेटिक पढ़ना है, 100 दिन का समय है, आप अर्थमेटिक स्पेशल लाइए, तो भाई एडवांस को हमने पहले प्रॉमिस कर दिया था, दोनों हम एक साथ नहीं ला सकते, ठीक है ना, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अर्थमेटिक स्पेशल भी बहुत जल्दी आएगा 14 सितंबर को। मैं वीओडी इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि अभी लाइव पढ़ने का समय नहीं है। अगर लाइव पढ़ना है तो आपको 6-7 महीने डेडिकेट करने पड़ेंगे, लेकिन आपको 3 महीने में सिलेबस निपटा के रिवीजन और मॉक टेस्ट सब कुछ करना है, तो ये वीओडी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग है, और जो मैंने लाइव कैरविल ऐप पे बैच पढ़ाया रिसेंटली उसी की रिकॉर्डिंग्स है, पीडीएफ उसमें है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, बैच भी बाइलिंगुअल ही है, ठीक है दोस्तों। आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप हमारे जो कैरविल के हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। धन्यवाद, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दुख की घड़ियों में भी।